सर एलसीए में मैं आई तो एक्सीडेंटली थी। अच्छा। उनने मैं एकेडमीज को ही देख रही थी कि मुझे किधर जाना चाहिए। फर्स्टली मैं इधर ही आ गई और इधर आके फिर ऐसा हुआ कि मैं फिर कहीं और नहीं गई। मतलब एलसीए ने ऐसा पैकेज प्रोवाइड किया था कि हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं इवन जब स्ट्रेस्ड आउट हो जाती थी ना तो मेरा ये होता था, मैं सोचती मैं एलसीए चली जाती। मेरा ऐसे भी होता था कि इंटरव्यू नहीं होता था, मैं आ जाती थी एलसीए में। यहाँ पर हमें इन्होंने लाइब्रेरी प्रोवाइड की हुई थी, वहाँ बैठ के वो पढ़ लेती थी। और फिर जब सर के पास टाइम मिलता था सिर्फ ये भी डिस्कशन होती थी सर के स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है। मुझे आज एंजाइटी बहुत हो रही है तो उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है। तो सिर्फ तैयारी नहीं, सर ने हर तरीके से जो है वो हमें एक अच्छा कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है। इंटरव्यू जो मेरा फाइनल इंटरव्यू था मैं 2 बजे फ्री हो गई थी, उससे मैं सीधा एलसीए ही आई थी। और मैं यहाँ पर आके मतलब 6-7 बजे तक यहीं पर वैसे ही बैठी रही थी और पूरी तैयारी मेरी एलसीए से थी। और ऑनलाइन इंटरव्यूज भी हमारे होते थे जब मैं यहाँ पर होती थी। फिर मैं यहाँ पर आके भी इंटरव्यू देती थी, 1-on-1 भी, पैनल इंटरव्यू भी। मतलब एलसीए ने ऐसा पैकेज प्रोवाइड किया था कि हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। डॉक्टर हाफिजा ज़ारा अकरम, 91st पोजीशन इन पाकिस्तान, CSS 2025 असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, IRS में एलोकेशन हुई है आपकी फीलिंग्स क्या? सर मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये अल्लाह ताला का करम हुआ, इसके बाद मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट, उनकी दुआएं, मेरी फैमिली की। बाकी सर मैं इसका फुल क्रेडिट जो है वो इसको यही कहूँगी कि अल्लाह पाक की करम नवाजी जब होनी हो फिर आपको नहीं पता कि किस तरह से जो है वो आपके लिए रास्ते जो है वो खुलते हैं और चीजें आपके लिए सॉर्ट आउट होती हैं। क्योंकि हमने देखा है कि 354 थे क्वालिफायर्स एंड 172 रिमेन अनएलोकेटेड। बिल्कुल। सो उनकी मेहनत पे भी शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी हमारी ही तरह से मेहनत की होगी, एफर्ट्स पुट की होंगी। तो फिर इस पॉइंट पे आके मैं कह सकती हूँ कि इस पॉइंट पे जो है वो मेहनत एक साइड पे रह जाती है और आपके पेरेंट्स की दुआएं, आपके टीचर्स की मेहनत और फिर वही कि आपकी किस्मत में अगर है तो फिर वो चीज जो है ना वो यहाँ पर आकर जो है वो डोमिनेट कर जाती है। अच्छा बेटे, ये मुझे ये बताएं कि हिफ्स करना ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल टास्क है और उसके बाद फिर हम देखें कि जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं वो तो 3-3 घंटे सोते हैं सिर्फ और बाकी पढ़ते रहते हैं। और उसके बाद CSS की ये जो स्टडीज हैं ये भी बहुत टायरसम एक्टिविटी है। तो ये बहुत मुशक्कत वाली जिंदगी नहीं है आपकी? मुशक्कत वाली कहा जा सकता है, लेकिन ये चीज है कि हिफ्स की वजह से मेरी थोड़ी सी रूटीन स्टार्ट से ही इस तरह से थी दैट आई वाज वेरी डिसिप्लिन्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ठीक। तो उसकी वजह से मेरी जो है वो रूटीन, उठने की, सोने की और सारे काम की ना बहुत डिसिप्लिन सी थी स्टार्ट से। तो फिर इसलिए मुझे मैनेज करने में मेरा नहीं ख्याल इतना ज्यादा मसला हुआ है MBBS के साथ उसको या फिर बाद में उसको काम के साथ। क्योंकि मैंने बीच में कोशिश करके जब मैंने हाउस वर्क में फ्री थी मैंने तब CSS की तैयारी करने की कोशिश की थी एंड दैट टाइम आई वाज टोटली फ्री। तो बल्कि तब मैं नहीं कर सकी थी। तो मैं ये कहूँगी कि जॉब के साथ और पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग के साथ मुझे पता था कि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, उसमें तैयारी करना मेरे लिए ज्यादा वो हुआ था कि मैं उस टाइम को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकूं। अच्छा, हिफ्स करने की मोटिवेशन क्या थी? उसके बाद बताएं कि MBBS अपनी चॉइस थी या पेरेंट का प्रेशर था? और ये बताएं कि ये CSS की चॉइस कैसे बनी? सर हिफ्स की मेरे फादर की ख्वाहिश थी और उसी पे मैंने स्टार्ट किया था। तो वो बस वो अब मुझे नहीं याद कि वो कैसे हो गया। और MBBS की मुझे मेरी अपनी पर्सनल इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जैसा हमारी फैमिलीज में होता है कि आइदर प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। सो आई ऑप्टेड फॉर प्री मेडिकल और उसमें और बेटियों के लिए सिक्योर भी समझा जाता है ना? जी सर। सो उसमें मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। अगर मेरा फर्स्ट टाइम में MCAT क्लियर ना होता तो मैंने दोबारा ट्राई भी नहीं करता था, लेकिन वो लकीली और अनलकीली मेरा हो गया। तो फिर मैंने उसको परसू किया। ड्यूरिंग मेडिकल एजुकेशन मेरा था प्लान CSS की तरफ जाने का। मतलब इतना नहीं था कि मैंने फॉरेन से करना है, लेकिन मेरे माइंड में ये था कि एक दफा मैंने अटेम्प्ट देनी है। ठीक है। तो उसके बाद हाउस जॉब के बाद कोविड वाला वो टाइम पीरियड था तो उसमें फिर मैं तैयारी नहीं कर सकी ड्यू टू सम पर्सनल सर्कमस्टेंसेस। तो फिर मैंने आई ऑप्टेड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट की तो उसके बिल्कुल साथ ही मैंने सोचा कि अब नाउ इज द राइट टाइम। ठीक है। तो फिर मैंने अच्छा, CSS पे पैशन था? यस सर, दिस वाज वेरी क्लियर कि मैंने एक अटेम्प्ट तो देनी ही नहीं। ठीक है। आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। इंटरव्यू में इसके बारे में ट्रोल किया गया है आपको कि भाई? नो सर। अच्छा, नहीं पूछा, वरना ये तो बड़ा एक जेन्युइन सा क्वेश्चन बनता है कि भाई आप MBBS छोड़ के और फिर इस तरफ आ रही हैं तो इतना ठीक है, चलो अच्छा वो बच गई। फिर नहीं, इस पे हमने सर के साथ हमारी बहुत डिस्कशन होती थी, मतलब इस चीजों पे
और लेकिन जो फाइनल इंटरव्यू था उसमें उन्होंने इतना इस पे नहीं किया था। अच्छा, सर के साथ क्या डिस्कशंस होती थी? मतलब सर के साथ तो काफी होती थी कि हम्म। आपसे ये चीज होगी ना कि आपका एमबीबीएस है, फिर उसके बाद सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, फिर हम्म। आपकी स्पेशलाइजेशन भी है, तो उसके दौरान आपने अगर तैयारी SCPS? हाँ अच्छा, यू आर एन SCPS? ट्रेनिंग, अच्छा। तो फिर उसमें था कि इस चीज पे क्वेश्चन हो सकते हैं और ये क्वेश्चनेबल चीज भी है कि आप बिल्कुल। डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन में आकर इसको परस्यू कर रहे हैं, तो सही। उसको क्यों छोड़ रहे हैं, तो वो तो हमारी डिस्कशन होती थी, लेकिन लकीली फाइनल इंटरव्यू में नहीं है। इंटरव्यू के बारे में मतलब कैसे इंटरव्यू यहाँ देते होते थे? LC में पहले तो बताया ना आए कैसे, और फिर उसके बाद इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी बताएं। सर LCA में मैं आई तो एक्सीडेंटली थी, अच्छा। बिल्कुल स्टार्ट की बात है ये, और उनने मैं एकेडमीज को ही देख रही थी कि मुझे किधर जाना चाहिए, और फर्स्टली मैं इधर ही आ गई। एकेडमीज को कैसे देख रही थी, क्या सोर्स था? फ्रेंड्स ठीक और है, फेलोज। ठीक है। सो फर्स्टली मैं इधर ही आ गई, और इधर आके फिर ऐसा हुआ कि मैं फिर कहीं और नहीं गई, ठीक है। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी, तो मेरी रिटर्न में मेरे में एलोकेशन में इंटरव्यू का मेन रोल है। अच्छा जी। आई स्कोर्ड वेरी वेल इन इंटरव्यू। ओके। सो और पूरी तैयारी मेरी LCA से थी, और ऑनलाइन इंटरव्यूज भी हमारे होते थे जब मैं यहाँ पर होती थी, फिर मैं यहाँ पर आकर भी इंटरव्यू देती थी, 1-on-1 भी, पैनल इंटरव्यू भी, मतलब LCA ने ऐसा पैकेज प्रोवाइड किया था कि हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी, और सर के साथ इस तरह से डिस्कशन होती थी कि बिल्कुल ही आपके कस्टमाइज तरीके से आपको एक पैकेज नहीं दिया जाता, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखकर, तो वो सारी चीजें इस तरह से थी कि मुझे लगा था कि बस मुझे ही तैयारी करवाई जा रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बस सबने उस तरह से करना है, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, बहुत शानदार बात है ये तो। जी सर। यानी कि पहले इसका मतलब है कि सर ने स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझा, फिर वीकनेसेस और पॉजिटिविटीज को परखा। Exactly. मतलब जो मेरा इंटरव्यू था वो मेरी ही डोमेन में था, मेरी ही चीजों से रिलेटेड था, ये नहीं था कि वो एक इन जनरल हम तैयारी कर रहे थे, और जितने भी हम बच्चों ने यहाँ पर तैयारी किया, मेरे ख्याल से वो सब यही चीज कहेंगे कि हम सबने एक ही टीचर से तैयारी की है, लेकिन बहुत डिफरेंटली की गई है, कि इंडिविजुअल आपकी जो है ना वो उस चीज को। एक मिनट, मैं तो पहले करूंगा सर, आप बताएं कि ये मतलब ये बड़ी यूनिक सी बात बताई है कि इतने सारे लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए बेतहाशा स्टूडेंट्स आते हैं। सर अराउंड 220 से 230 स्टूडेंट्स थे यहाँ। 220 से 230। अच्छा, पहले तो लोग ये मानते नहीं कि 220 से 30 लोगों ने यहाँ पे तैयारी की है इंटरव्यू। ठीक। अच्छा, उनमें से हमारे अपने रिटर्न वाले भी थे और कुछ सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू के लिए भी आए। सही। जैसे ये ज़ारा है, तो इसने रिटर्न की तैयारी तो किसी अकेडमी से की नहीं, जैसे इसने खुद ही बताया। ठीक है। ये खुद ही इसने सेल्फ स्टडी करके की है, तो सही। MBBS डॉक्टर की कर गई। इंटरव्यू में जब ये यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे एक पैनल इसने दिया था, और इसका एक्सपीरियंस उस दिन को अच्छा नहीं था पैनल के साथ। अच्छा। तो शी वाज जस्ट लिविंग। अच्छा। तो शी एक्सीडेंटली मेट मी ऑन द वे, मुझे याद है इधर ही, मैंने कहा इधर आ जाओ, तो इधर बैठ गए हम। उसके बाद से फिर ये सब कहीं और नहीं इसको जाने की जरूरत पेश आई, एंड शी इज वन ऑफ दोज नाइट बर्ड्स। ये वो जो मिड नाइट बर्ड्स मैं बताता हूँ, इसका रात 2 बजे भी इंटरव्यू होता था, रात 2:30 बजे भी चला है, 3 बजे भी चला है, सुबह 1 बजे, रात 1 बजे भी हुआ है, मतलब ये रेगुलर फिर इसके साथ चले गए। और मुझे पता था कि अब हमारे पास इतने डॉक्टर्स थे, तो अगर एक ही तरह की तैयारी सबको करवाएंगे तो वो तो फिर रेपुटेशन हो जाएगी। तो फिर हमने हर बच्चे के लिए एक्सक्लूसिवली उसी की पर्सनैलिटी के लिहाज से, जैसे आपने बताया, कस्टमाइज तैयारी करवाई उससे। सर पहले पर्सनैलिटी फर्स्ट इंटरव्यू में परख लेते होंगे? जी, हमने तो बच्चों के नाम के मीनिंग से लेके फिर उसका इंट्रोडक्शन, उसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, और फिर रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ये पूरी एक हमने एक डिटेल्ड ओरिएंटेशन निकाली हुई थी उस पे। और ये पूछ रहे इसको, इसके हर चीज की एक एक बात मुझे पता होती थी। कल इसने क्या किया, आज अच्छा इसका इंटरव्यू हुआ, आज नहीं हुआ। इवन मैंने बताया ना कि एक दिन इसने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया, 2 दिन तो मैंने इसको थोड़ा सा डांटा भी था, ये दैट्स नॉट अप टू द मार्क। तो अगले 2 दिन बाद जब इसने दिया, तो मैंने कहा आज बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, आज क्या हुआ? तो कहती सर आज घर आई हुई। तो मैंने कहा घर क्या खाया आज? अच्छा। तो कहती सर बिरयानी खाई। तो मैंने कहा इसका मतलब है तेरे से अच्छा इंटरव्यू लेना हो तुझे बिरयानी खिला दिया करे। कहती सर वो घर की हो तो फिर खाना। तो हम तो यूं सर एंजॉय करके इंटरव्यू की तैयारी करते रहे, और इट वेंट वेरी वेल, और शुक्र अल्लाह का कि मैंने इज्जत दी है। अच्छा, आपने भी ये कहा कि मैं हादसाती तौर पर आई हूँ, आपने भी ये कहा, तो हुस्ने इत्तेफाक तो मैंने सुना था, हुस्ने हादसात पहली दफा देखा है। अच्छा, मेरे फादर मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैंने कहीं पर भी जाना होता है ना, तो वो कहते हैं कि मतलब उनका ये मेरे बारे में है स्टार्ट से, मतलब मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आती थी इस चीज की, लेकिन वो कहते थे कि तुम इतनी ब्लेस्ड हो कि तुम जहाँ जाती हो ना, तुम्हारे लिए वहाँ पर पहले अल्लाह ताला ने हर चीज अरेंज करके रखी होती है। और ये इस चीज की मेरी अफर्मेशन है जब मैं LCA में आई, और मतलब कहीं ना कहीं तो मैंने जाना था, तो पहली दफा मैं इधर आई, और उसके बाद फिर मुझे नहीं जरूरत पड़ी, और बिल्कुल स्मूथली मेरी ये चीजें गई। तो I would
add one thing. प्लीज सर। अच्छा, हमारे पास चूंकि इतना रश था, 220-30 बच्चे थे, तो डेफिनेटली डेली मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। तो दरमियान में कुछ डेज हम बच्चों को जिनका इंटरव्यू लेट होता था ना, उनको कहते थे कि आप कुछ दिन ब्रेक लें और ये पढ़ें, तो वो फिर डिफरेंट और जगहों पे चले जाते थे क्योंकि वो अपने आप को एंगेज रखना चाहते थे। शी इज वन ऑफ दोज कैंडिडेट्स कि इसको अगर हमने कहा कि तूने हफ्ता ब्रेक लेनी है, तो ये हफ्ता इसने ब्रेक ही ली है, ये कहीं और नहीं गई। फिर इसने कहा कि सर अब आपने ही सारा कुछ जिस तरह से चल रहा है वो कर। तो फिर ये इसका एक स्पेशल पॉइंट था और शुक्र है अल्लाह का, इसके इंटरव्यू में मार्क्स भी बहुत एक्सेप्शनल है और जैसे उसने खुद भी बताया कि एलोकेशन में इंटरव्यू का बड़ा ही इसके अहम रोल रहा है। अच्छा, आप कहीं और नहीं गई तो ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, ठीक है, आप यहाँ से जुड़े गए तो। लेकिन मैं दूसरी तरफ देखूं तो ये कोई ब्लाइंड ट्रस्ट वाली बात नहीं है, ब्लाइंड ट्रस्ट तो ठीक नहीं होता। ये ब्लाइंड टेस्ट वाली बात नहीं है। मैं एक्चुअली कंफ्यूज्ड स्टेट में नहीं आना चाहती थी। मुझे लगा था अगर मैं और जगह पे जाऊंगी तो कुछ और तरीके से तैयारी करवाएंगे, उनकी डायरेक्शन और होगी, मैं उसको भी सोचना शुरू कर दूंगी। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं डेफिनेटली सोचूंगी अगर ये बता रहे हैं तो मुझे इसको भी देखना चाहिए, तो मैं वो चीजें करना चाह रही थी। मैं एक ही तरफ में नहीं किया क्योंकि हमारा बहुत प्लान तरीके से था। मतलब पहले सर ने मुझे सिर्फ तैयारी करवाई और उस चीज पे मैं हुई भी कि मैंने सिर्फ यही तैयार करते रहना कि पर्सनल प्रोफाइल ही, डिस्ट्रिक्ट तैयार करो, फिर डिग्री के बारे में क्वेश्चन करो। तब मुझे लगा था कि पूरा 12 सब्जेक्ट एक साइड पे पड़े हैं और मैं सिर्फ ये तैयार कर रही हूँ इतने दिनों से। तो लेकिन उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। तो हमने बहुत प्लान तरीके से और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ना इस तरह तैयार किया। ऑप्शनल्स हमने अलग तैयार किए हैं, हमने कंपल्सरीज को अलग तरीके से तैयार किया है। तो मेरा नहीं ख्याल रही मुझे जरूरत पड़ती। अच्छा, इनमें से जिसका इंट्रोडक्शन जब तक नहीं ठीक हुआ, हम आगे नहीं पर्सनल प्रोफाइल नहीं ठीक हुआ, मैंने आगे नहीं भेजा। ठीक है। अच्छा, ये इरिटेट भी होते थे उससे, बड़ा डिस्टर्ब भी होते थे कि इतने दिन हो गए, लेकिन प्रोफाइल पे बात। मैंने उधर ही कहा कि नहीं भाई, जब तक ये ठीक सेगमेंट नहीं होगा अगला सेगमेंट। डोमेस्टिक इश्यूज को अलग रखा, इंटरनेशनल को अलग रखा, ऑप्शनल को अलग रखा, कंपल्सरीज को अलग रखा, रिपीटेड क्वेश्चंस को अलग रखा। तो पूरा हमने एक वही बात है कि एक सिस्टमाइज उसका रखा हुआ था। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा, ये बताएं कि इंटरव्यू तो बहरहाल होते रहेंगे ना आपके। अच्छा, इंटरव्यू के लिए आते हुए फिर मतलब LCA में आते हुए नहीं झिझक महसूस होती थी कि फिर उसी अजाब में और फिर बार बार इंटरव्यू ले रहे हैं? वो इस तरह से होता था कि मैं इवन जब स्ट्रेस्ड आउट हो जाती थी ना, तो मेरा ये होता था मैं सोचती मैं LCA चली जाती। मेरा ऐसे भी होता था कि इंटरव्यू नहीं होता था, मैं आ जाती थी LCA में। यहाँ पर हमें इन्होंने लाइब्रेरी प्रोवाइड की हुई थी, वहाँ बैठ के वो पढ़ लेती थी। और फिर जब सर के पास टाइम मिलता था, सिर्फ ये भी डिस्कशन होती थी सर के स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है। मुझे आज एंजाइटी बहुत हो रही है, तो उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है। तो सिर्फ तैयारी नहीं, सर ने हर तरीके से जो है वो हमें एक अच्छा कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। तो बोरियत नहीं होती थी। मैं मतलब इंटरव्यू, जब मेरा फाइनल इंटरव्यू था, मैं 2 बजे फ्री हो गई थी, उससे मैं सीधा LCA ही आई थी। और मैं यहाँ पर आके मतलब 6-7 बजे तक यहीं पर वैसे ही बैठी रही थी। तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने घर से आना जाना होता है। बिल्कुल ऐसा ही था, इसमें कोई डिबेटेबल चीज नहीं है कि मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही। टिल द वेरी लास्ट ईयर, इवन आफ्टर दैट भी मैं सर कांटेक्ट में रही हूँ। पोस्ट इंटरव्यू रिजल्ट की एंजाइटी है, क्या करना चाहिए, आगे के प्लान, हर चीज। तो सर ने थॉरो गाइडेंस प्रोवाइड की। तो इसी साहब, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। आखिर में ना आप यूथ को कोई पैगाम दें कि वो एक सीधे रास्ते पर लगे, कामयाबी की तरफ जाएं। मैं वही मैसेज दूंगी जिसको मैंने खुद फॉलो किया है कि टेक योर करियर, योर प्रोफेशनल लाइफ वेरी सीरियसली एंड योर एकेडमिक ईयर्स वेरी सीरियसली। क्योंकि इस टाइम को अक्सर हम इतना सीरियस नहीं लेते और हमें लगता है कि बस ठीक है, हम पाथवे हमें मिल गया, हम एक यूनिवर्सिटी में आ गए तो बस यहाँ से हम कुछ बनकर ही निकलेंगे। लेकिन समटाइम्स वो इनफ नहीं होता। तो वो आपके लिए जब जैसे ही आप अपनी एकेडमिक लाइफ से निकलते हैं, वो आपको बहुत सेटबैक लगता है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं। तो वहाँ पर हिम्मत नहीं हारने की ज़रूरत, आप एक्सप्लोर करें, बहुत कुछ है। और इसमें कुछ साल लगते हैं, वो आपको एट वन स्टेज इन योर लाइफ आपको वो लगाने ही पड़ते हैं। 1 साल 2 साल, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, मुझे इतने ही लगे हैं। तो वो लगाने पड़ते हैं, और लेकिन वो फिर आपकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज कर सकते हैं अगर आप उनको अच्छे से यूटिलाइज कर लें। थैंक यू वेरी मच।